कहानी की शुरुआत में हमें अफ़गानिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ खौफनाक मंज़र का वक्त चल रहा होता है। वार चल रही होती है, चारों तरफ सिर्फ गोलियाँ चल रही होती है, बम धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। इस बीच हमें एक घर दिखाया जाता है, जिसके अंदर 30 साल की एक लड़की होती है। उसके सामने उसका पति, जो पूरी तरह से पैरालाइज है। वॉर के दौरान उसकी गर्दन में गोली लगी थी, तब से वो ऐसे ज़मीन पर बिना होश में आए पड़ा रहता है। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी पूरी निष्ठा के साथ उसकी देखभाल करती है। बाहर चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी गोलियां चल जाए, वो इस जगह को, इस घर को छोड़कर नहीं जाती। वो हमेशा अपने पति का ध्यान रखती है। दिन भर कपड़े भिगोकर उसके शरीर को साफ करती रहती है। उसको जल्दी से ठीक होने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर दुआ मांगती है। वो सारा दिन अपने पति से अकेले में बात करती रहती है, जबकि उसको ये भी पता नहीं है कि उसका पति उसकी बातें सुन भी रहा है कि नहीं। वो उसे होश में लाने के लिए नए नए नुस्खे भी आजमाती रहती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी तरफ से उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलता। वो जैसे तैसा पड़ा रहता है। जब दो बेटियां जो रह रही होती है उसके साथ, वही उसका सहारा होती है, जिनसे वो बहुत प्यार करती है। वही उसकी आखिरी सहारा है। उन्हें देखकर वो अपने गम को थोड़ा सा कम कर लेती है। एक दिन उसकी दोनों बेटियों ने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। घर में राशन का एक भी दाना नहीं बचा था और ना ही पीने के लिए पानी बचा था। यह देख महिला बहुत परेशान हो जाती है। वह दोनों बच्चियों को लेकर अपने पड़ोसी के पास जाती है और पूछती है कि क्या आज पानी वाला आया था। उसकी पड़ोसन कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद वह दवा की दुकान की तरफ बढ़ती है। इस बीच वहाँ पर बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, यानी मिलिटेंट्स, जो अंधाधुंध गोलियाँ चलाने लगते हैं, बम फोड़ने लगते हैं। पर अब लोगों को इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी होती है। हर रोज़ गोलियों की आवाज़, बम धमाके यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। इसलिए वह डरने के बजाय अपने अपने कामों में लगे रहता है। महिला जैसे तैसे एक दवा की दुकान पर पहुँचती है और अपने पति के लिए दवाइयाँ मांगती है। दुकानदार उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने पहले से ही पहली उधारी नहीं चुकाई होती है। और दुकानदार कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो पुराना कर्जा भी चुका पाएगी, इसलिए वो कुछ नया सामान नहीं दे सकता। इन सब बातों को सुनकर वो महिला बहुत परेशान और निराश हो जाती है। वो वापस घर लौट जाती है, क्योंकि उसके पति के खाने का वक्त हो चुका होता है। भले ही वह बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, वैसे ही पड़ा रहता है, पर फिर भी उसके शरीर को पोषण की ज़रूरत होती है। वह पानी में नमक डालकर पाइप के ज़रिए उसके मुंह के अंदर पहुंचाती है। महिला को यह भी नहीं पता होता कि उसका पति उसे सुन सकता है या नहीं। फिर भी वह बाहर जाने से पहले हमेशा उसकी परमिशन लेती है। वह उसे बताती है कि बाहर किस काम से जा रही है। यह सब बताने के बाद वह थोड़ी देर अपने पति के चेहरे को देखती है और फिर बाहर निकल जाती है। इस महिला का पूरे शहर में एक ही रिश्तेदार बचा होता है, और वो उसकी आंटी है, जो उसके ही बगल में रहती है। दरअसल जितने भी रिश्तेदार थे वो सब शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके रहते हैं। अब वह अपनी आंटी के घर मदद मांगने के लिए जाती है और दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ पर एक अनजान औरत होती है जिसने दरवाज़ा खोला था। महिला अपनी आंटी के बारे में पूछती है। वो औरत कहती है कि मुझे नहीं पता, अब इस घर पर हमारा कब्जा है। साथ ही वो औरत कहती है कि अब वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। यह सब जानने के बाद वो पूरी तरह से अंदर से टूट जाती है, क्योंकि अब दुनिया में उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं बचा होता है। घर वापस आकर वह अपने पति को बताती है कि आंटी शायद यहाँ से चली गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए। बच्चे भूखे हैं, घर में खाना नहीं है, ना ही पीने के लिए पानी है, और बाहर हर तरफ मौत का मंजर चल रहा है। उसने अपने पति से कहा, अपनी माँ और आपके भाई शहर छोड़कर चले गए। उन लोगों ने एक बार भी मुझे या मेरी बच्चियों को नहीं पूछा कि वो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। दरअसल उनको पता चल गया था कि आपकी हालत क्या है, इसलिए वो जिम्मेदारी से भाग रहे थे। दरअसल इस औरत का पति, जो पहले पूरी तरह से ठीक था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह घर की तरफ कोई उंगली उठाकर देख ले। कोई मिलिटेंट इस घर की तरफ देखता भी नहीं था। वो मिलिटेंट की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन उसके अपने साथियों ने उसे धोखा दे दिया था और उसकी गर्दन में गोली मार दी थी, जिसके बाद वह पैरालाइज हो गया था। वो महिला पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने बेबसी में आसमान की तरफ देखा और भगवान से अपने और अपने बच्चों की रक्षा की दुआ करने लगी। तभी अंदर से बच्चियों के रोने की आवाज़ आई। वो कमरे में गई। बच्चियाँ भूख से बेहाल थी। रात होते होते इलाके की बिजली भी चली गई। उसने एक लैंप जलाया और सबको उसके पास बिठाया।
उन दोनों मासूम बच्चियों को कुछ भी नहीं पता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है और उनके जो पिता है उनको क्या हुआ है। उन्हें लगता था कि उनके पिता उनसे नाराज़ है, इसलिए उनसे बात नहीं करते। वह बार बार अपनी माँ से पूछती, लेकिन वह महिला उन्हें कुछ नहीं बताती। अगली सुबह उसके घर एक डॉक्टर आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पति का मुआयना करना है, लेकिन महिला उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे पीरियड आए, इसलिए आपका घर में आना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं इस वक्त पाक नहीं हूँ। आपको कुछ समय के बाद आना चाहिए, तभी मैं आपको घर के अंदर आने दूंगी। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ और मुझे वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम इसके जख्मों का ख्याल रखो और देखना कि जख्म भरे नहीं। डॉक्टर के जाने के बाद महिला अंदर आई और उसने अपने पति के जख्म को देखा। काफ़ी देर देखने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि जख्म बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। तभी मस्जिद से अनाउंसमेंट होती है। जब वो खिड़की से झांकती है तो पता चलता है कि मस्जिद में बहुत सारे हथियार बांटे जा रहे हैं ताकि लोग उन हथियारों से अपने अपने घर की रक्षा करें। महिला समझ जाती है कि जल्दी ही कोई बड़ा हमला होने वाला है। वह अपनी बेटियों को लेकर पास ही के तहखाने में जाती है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और तभी हमला हो जाता है, जिस वजह से वह अपने पति को यहाँ पर नहीं ला पाती और कुछ देर के बाद धमाके बंद हो जाते हैं। तो घर में अपने पति के पास जाती है। वह देखती है कि उसके पति पर धूल और मिट्टी है। आंखें साफ करने के लिए वह आई ड्रॉप उसकी आंखों में डालती है और तभी उसे खिड़की से बाहर एक टैंक घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब था कि अगला हमला जल्दी होने वाला है। इससे पहले कि वो खुद को संभल पाती, तभी दोबारा हमला शुरू हो जाता है। घर की खिड़की चकनाचूर हो जाती है। महिला को तुरंत तहखाने में अपनी बच्चियों का ख्याल आता है। वो भागकर नीचे आती है और अपनी बच्चियों को गले से लगा लेती है और तब तक उन्हीं के साथ रहती है जब तक पूरी तरह से शांति नहीं हो जाती। हमला रुकने के बाद जब वो बाहर आई तो देखा कि पूरी खिड़की टूट चुकी है। वह कमरे की साफ सफाई करने लगती है ताकि रहने लायक जगह बना सके। उसका पति अभी भी बेसुध पड़ा होता है। तभी अचानक वहाँ कुछ मिलिटेंट घुस आते हैं जो सीधा उसके पति पर बंदूक तान देते, मगर वह महिला उस वक्त कमरे में नहीं बल्कि तहखाने में छुपी हुई होती है। मिलिटेंट्स ने देखा कि आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा है। वह उसे मारा हुआ समझकर उसकी घड़ी और उसकी शादी की अंगूठी छीन लेते हैं। वह पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कोई कीमती सामान नहीं मिलता। अब वह उस आदमी को गोली मारने ही वाले होते कि तभी उनकी नज़र बगल में पड़े उसकी सेना वाली वर्दी पर पड़ती है। उन्हें समझ आ जाता है कि यह भी कभी हमारी तरफ मिलिटेंट हुआ करता था, इसलिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। तभी महिला ऊपर आती है और देखती है कि उसका घर पूरा तहस नहस कर दिया है, और उसे इस बात की तसल्ली होती है कि उसका पति अभी भी जिंदा है। तभी सामने से उसको एक खबर मिलती है कि मिलिटेंट्स ने कुछ पड़ोसियों को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। यह सुनकर महिला अंदर से कांप जाती है। वह समझ गई कि यह लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। हर पल मौत उसके सर पर मंडरा रही है। वह अपनी बच्चियों को इस नर्क में नहीं रखना चाहती, इसलिए वह अपनी दोनों बच्चियों के साथ उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ पर कभी उसकी आंटी रहा करती थी। फिर उसी औरत ने दरवाज़ा खोला और कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, यहाँ से चली जाओ। हताश होकर महिला अपनी दोनों बच्चियों को लेकर रास्ते पर बैठ जाती है। जब उस घर की औरत ने खिड़की से देखा तो उसका दिल जजिस गया। थोड़ी देर के बाद उसने दरवाज़ा खोला और महिला के हाथ में एक पर्ची थमा दी जिस पर एक होटल का एड्रेस था। उस होटल पर प्रोस्टिट्यूट रहती है। महिला इस उम्मीद के साथ वहाँ पहुँचती है कि उसकी कुछ मदद हो जाए, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर उसे उसकी आंटी ही मिल जाती है जो प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। उसकी आंटी बच्चियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। महिला ने अपनी आंटी को घर के आसपास के हालात के बारे में बताया और कहा कि वह जगह उसकी बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बच्चियों को आप अपने पास रख लें। उसकी आंटी उसकी बात मान जाती है। बातचीत के दौरान उससे अपनी आंटी से पूछा कि आप इस बदनाम दुनिया में कैसे आ गई। तब उसकी आंटी ने अपनी दर्दनाक दास्तान सुनाई। उसने कहा कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी शादी हो गई थी। शादी के कई सालों बाद भी जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरे ससुर ने मुझे बहुत जुल्म किया। वह रोज़ आकर मेरी इज्जत लूटा करता था। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। मेरे शरीर पर उसका हैवानियत का अनगिनत निशान था। एक दिन तंग आकर मैंने उसका कत्ल कर दिया। वहाँ से भाग निकले। तब से मैं आज़ाद हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि अब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। प्रोस्टिट्यूट तो मैं उस वक्त भी थी जब मैं अपने ससुर के बिस्तर पर मौजूद थी। अब मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। अपनी दुनिया भर की दास्तान सुनाने के बाद महिला को कुछ पैसे दिए। अब वो महिला घर लौट आती है। अब वो अपने पति के सामने बैठकर अपनी ज़िंदगी की एक
पन्ना खोलने की कोशिश करती है। उसने कहा कि हमारी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब कभी भी आपने मेरी खूबसूरती की तारीफ नहीं की और ना ही कभी यह बताया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपके भाइयों ने हमेशा मुझसे ज़्यादा तमीज़ और प्यार से बात की। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती, आप कभी भी मेरे पास नहीं होते। मुझे हमेशा आपसे डर लगा रहता था। आप जब भी मेरे साथ सोने आते तो हमेशा ज़बरदस्ती करते। मैं कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं रहती थी। आपको पता है आपके भाई और आपकी माँ यहाँ से क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि वॉर होने वाली है। यह बात शायद आपको भी पता थी, लेकिन आपने मुझसे कभी नहीं बताया। आपको मेरी कोई परवाह नहीं थी। आपको 2 बच्चियाँ भी है। आपने उसके बारे में भी नहीं सोचा। आप हमेशा काम में अंधे रहे। आप इतने व्यस्त थे कि शादी के दिन भी आप खुद मौजूद नहीं थे। मेरी शादी आपकी तस्वीर के साथ हुई थी। मुझे आपको समझने का वक्त ही नहीं मिला। आप आते और सीधा मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते और मैं भी ये सहती गई, क्योंकि अगर मुझे ये सहना नहीं होता तो आपकी माँ मुझे बांझ बोलकर मुझे घर से धक्के मारकर निकाल देती। सिर्फ अपने बच्चों की वजह से मुझे ज़बरदस्ती सहनी पड़ती। मेरे पिता बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। उन्हें पक्षियों को पालने का जुनून था, तो उन्हें दिन भर तैयार करते और उनको दाव पर लगाने के लिए जुए पर लेके जाते। जिस दिन वह हार जाते, घर पर लौटकर मुझे और मेरी माँ को बेरहमी से पीटा करते थे। मैंने हमेशा ये देखा कि मर्द बहुत कठोर होते और अपनी मनमानी करते। मेरे पिता की जुए की लत इस हद तक बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने मेरी बड़ी बहन, जिसकी उम्र बस 12 साल थी, जुए पे दाव पर लगा दिया। दाव पर लगाने के हार जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी हमारे घर पर आया। मेरे पिता ने अपनी ही बच्ची को उसके हाथ में भेज दिया। यह देखकर मैं खौफ में आ गई। मुझे लगा कि अगला नंबर मेरा होगा। तब मैंने उस पालतू पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाला और बिल्ली के सामने फेंक दिया। बिल्ली ने उसे मार डालकर खा लिया। मेरी परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं हुई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आपकी मौत वही जंग में हो जाती तो मेरा निकाह आपके किसी भाई के साथ कर दिया गया होता और मैं यहाँ से महफूज निकलकर शहर के बाहर निकल गई होती और वह अब ज़्यादा महफूज रहती। ये बोलकर महिला गुस्से में चली जाती है। महिला अपने आंटी के पास चली जाती है। वह रोते हुए कहती है कि वो दिन भर अपने पति के साथ बड़बड़ाते हुए पागलों की तरह व्यवहार करने लगी है, जबकि उसे यह भी नहीं पता कि उसका पति उसकी बातें सुनता है कि नहीं। तभी उसकी आंटी उसे एक कहानी सुनाती है, ऐसी कहानी जिसमें जादुई पत्थर हुआ करता था। प्राचीन काल में लोग उस पत्थर को अपने सारे गहरे राज बताते थे। जब वो राज बताते और राज बताकर पूरे हो जाते तो वो टुकड़े में कई हजारों में बिखर जाता था और वो राज अपने ही साथ ले जाता था। उसके बाद वो इंसान हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता। जब कोई इंसान पूरी तरह बेसुध और अपाहिज हो जाए तो वो भी संग सब्र बन जाता है। वो भी एक पत्थर की तरह है जिसे तुम अपने सारे राज बता सकती हो। यह सब सुनने के बाद महिला को यकीन हो गया कि उसका पति भी वही पत्थर का जैसा संग सब्र है जिसे वो सब कुछ बता सकती है। अगले दिन वह उसके पास पहुंची। उसके शरीर को नहलाया धुलाया। 10 साल की शादी में पहली बार उसके होठों पे किस किया। उसने कहा कि आज भी मुझे वो पहली रात याद है जब आप मेरे करीब आए थे। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उस भयानक रात के दर्द के बारे में मैं आज भी बात नहीं करना चाहती जब आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। जब वो बात कर रही थी तभी उसे बाहर कुछ आहट सुनाई थी। खिड़की से देखने पर पता चलता है कि पड़ोसी एक लाश को दफन कर रहा है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर फिर से दोबारा आ जाता है, लेकिन महिला ने उसे अंदर आने नहीं दिया क्योंकि उसके पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने डॉक्टर को लौटा दिया। तभी उसे एक खबर मिलती है कि सेना के सिपाही उनके शहर में आ चुके हैं और वो अपने पति को बिस्तर के नीचे वही तकिया डालकर छुपा देती है, क्योंकि वो भी एक मिलिटेंट रहा करता था। अगर सिपाहियों ने देख लिया तो वो उसे भी मार देते। तभी थोड़ी देर में 2 सिपाही, एक कमांडर था तो दूसरा युवा सैनिक, उसके घर के अंदर तलाशी लेने घुस जाते हैं। दोनों को देखकर महिला काफ़ी डर जाती है और उनसे झूठ बोल देती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। अगर वो झूठ नहीं बोलती तो शायद वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते। तभी कमांडर ये सुनकर गुस्से में आ गया और बोल गया कि मैं तुम जैसे लड़कियों के घर के अंदर क्यों आ सकता हूँ। तुम जैसी नापाक लड़कियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वहाँ से चला जाता है। महिला ने अपने हाथ में एक चाकू छुपाया था। अगर वो कमांडर उसके साथ ज़बरदस्ती करता तो वो उसे भी मार देती। रात को सोने से पहले वो अपने पति से कहती है कि मेरे और भी बहुत सारे राज हैं जो मैं आपको कल बताऊंगी। अगली सुबह दरवाजे पर आवाज़ें होने पर उसने अपने पति को छुपा दिया और दरवाज़ा खोला। वही युवा सिपाही जो कल तलाशी लेने आया था उसके सामने खड़ा था। वो किसी भी हालत में महिला के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाना चाहता था। वो उसके ऊपर पैसे फेंकता है
और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। महिला से ज़बरदस्ती करने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद महिला फूट फूट कर रोने लगी और उसकी नज़र अब पैसों पर पड़ी जो उसने उसके ऊपर फेंके थे। उसने उस पैसों को उठाया और घर से बाहर निकलकर दवाइयाँ और कुछ खाने के लिए ले आई। वक्त के साथ वो सिपाही फिर से घर आया, पर उसको इस बार ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि महिला को भी अब पैसों की ज़रूरत थी जिसे अपने पति और बच्चियों को जिंदा रखना था। पर उसे ये सब करना भी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि पहली बार उसकी मर्जी से ये सब हो रहा होता है। यह बात उसने अपने पति को बताई। साथ ही उसे एहसास हुआ कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो उसके पति के साथ सोते समय करती थी, क्योंकि उसका पति इससे भी ज़्यादा जातिया करता था। असल में उसके पति ने कई बार उसकी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती किया था, जिसके लिए वो कभी भी तैयार नहीं रहती थी। वो अपने पति से कहती है कि असली बलात्कारी आप हो। एक दिन जब वो बाहर से घर की तरफ लौटती है तो वो देखती है कि घर की खिड़कियाँ और दरवाजे किसी ने ठीक कर दिए हैं, और वो जल्दी समझ जाती है कि ये और किसी ने नहीं बल्कि उसी सिपाही ने किए होते हैं। इस बार वो लड़का जब उससे मिला तो उससे कहा कि वो बस उससे मिलने आया है, थोड़ी देर बातें करने आया है। उसने उस लड़के को अंदर आने दिया। लड़के ने अंदर आते ही अपनी कमीज खोली और शरीर के सारे घाव दिखाए और रोने लगा। उसने कहा कि मैं एक अनाथ हूँ, मुझे कभी भी किसी ने प्यार नहीं किया, मुझे कभी भी किसी ने गले नहीं लगाया। महिला को समझ में आ गया कि इस जंग में हर कोई अपने अपने दर्द के साथ लड़ रहा है। अगले दिन जब महिला बाहर से घर में आई तो वहाँ पे कुछ फूल और सोने की चेन पड़ी थी। वो समझ गई कि ये तोहफा और किसी ने नहीं बल्कि उसी लड़के ने दिया होता है जो कल उसके घर पे आया था। जिंदगी में पहली बार उसे एक औरत का और प्यार का सम्मान दे रहा था। वो ये सारी बातें अपने पति से बताती है और बताते हुए वो अपने पति से ये भी कहती है कि शायद वो उस सिपाही लड़के से प्यार करने लगी है। उसे लगा कि ये सब गुनाह है। उसने ऊपर देखा और ऊपर वाले से माफ़ी मांगी। आखिरकार एक दिन उसने अपने पति की तरफ देखा और कहा कि अब मैं आपको अपना आखिरी और सबसे बड़ा राज बताना चाहती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो कई बार अपने ही बच्चों को पेट में मारने की कोशिश की थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो दोनों बच्चे आपके नहीं थे। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि कमी आप में है, मुझ में नहीं। लेकिन आपकी माँ कभी इस बात को नहीं मानती और मुझे ही बांझ कहकर घर से बाहर निकाल देती। तब मैं अपने आंटी के पास गई और उन्होंने मेरी मदद की। मैं हॉस्पिटल के बहाने दूसरे मर्दों के साथ सोती थी जिनकी मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। जल्द ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे बच्चों का असली बाप कौन है। ये खौफनाक राज सुनते ही जो 2 महीने से उसका पति बिस्तर पर पड़ा था होश में आने लगा। होश में आते ही वो गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा और उसका गला दबाने लगा। महिला ने वही पास में पड़ा एक चाकू उठाया और उसके पेट में मार दिया। पेट में चाकू मारते ही उसके पति की वही मृत्यु हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। महिला को एहसास हुआ कि उसकी आंटी की बात सच थी। उसका पति संगे सब्र यानी धैर्य का पत्थर था। जैसे ही उसने अपना आखिरी और सबसे भारी राज खोला, वो पत्थर टूट गया। उसका पति उसके सारे गुनाह और राज अपने साथ ले गया, उसे आज़ाद कर गया। ठीक उसी समय वो युवा लड़का सिपाही कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि महिला ने अपने पति को मार दिया है, जो देखकर वो समझ गया कि महिला पूरी तरह से बदल गई है। अगर उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो महिला उसे भी नहीं छोड़ेगी, बल्कि अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसे अपनी असली ताकत और आज़ादी का अंदाज़ा हो चुका था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपने पहले चैनल को भी 7 मिलियन की फैमिली बनाकर काफ़ी प्यार दिया है। इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करें।